हेलो, मैं हूं पवन शर्मा और केमिस्ट्री कोच के यूट्यूब चैनल पर आपका मोस्ट वेलकम है। तो आज अपन चैप्टर डिस्कस करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री का एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो स्टार्ट करते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम, सबसे पहले अपन समझने की कोशिश करते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम एक्चुअल में एक बैलेंस कंडीशन होती है जहाँ पर दोनों तरफ से, या हो सकता है ये फोर्स के टर्म में हो कि आपस में फोर्स बैलेंस हो जाए, या हो सकता है प्रेशर के टर्म में हो कि दोनों तरफ प्रेशर बैलेंस हो जाए। यानी ये एक्चुअल में एक बैलेंस कंडीशन होती है जहाँ पर हो सकता है ये मैकेनिकली इक्विलिब्रियम हो सकता है ये आप लोगों के पास में केमिकली इक्विलिब्रियम हो सकता है ये आपके पास में और भी कोई टाइप का इक्विलिब्रियम हो सकता है। इसमें इक्विलिब्रियम में जो कंडीशन होती है वो बैलेंस कंडीशन हो जाती है। जैसे ये इक्विलिब्रियम जो होगा वो एक्चुअल में अपने पास में दो टाइप का होगा। एक इक्विलिब्रियम अपन पढ़ते हैं वो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और एक इक्विलिब्रियम जो पढ़ेंगे वो होता है आप लोगों के पास में डायनामिक इक्विलिब्रियम। वो होता है आप लोगों के पास में डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होगा और डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होगा। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में बैलेंस कंडीशन होगी, वो आपके पास में रुकी हुई होगी, यानी एक जगह स्थिर होगी। स्टैटिक होगा वो मूवेबल नहीं होगा। जैसे आपके पास में कोई टेबल है और उस टेबल पर ये आपके पास में एक बुक रखा हुआ है, ये आप लोगों के पास में एक बुक रखा हुआ है, ये टेबल पर रखा हुआ है, तो ये बैलेंस कंडीशन में है। ये बुक अपने आप ना तो लेफ्ट राइट अप डाउन कहीं मूव नहीं करेगा, तो ये एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ कि मेरे पास जैसे ये कोई वॉल है और यहाँ पे मैंने एक लैडर यानी कोई सीढ़ी लगा रखी है। अब ये आपके पास में जो है यहाँ पे, ये भी आप लोगों के पास में क्या है, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। जबकि डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या होगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में जो रिएक्शन के टर्म में अगर बात करें कि डायनामिक इक्विलिब्रियम अगर रिएक्शन के टर्म में बात करें तो अगर कोई रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जितना जा रहा है ठीक उतना ही बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। यानी वो मूवेबल तो होगा, दोनों डायरेक्शन में मूव करेगा, लेकिन इक्वल वेटेज से वो मूव करेगा। हो सकता है वो आप लोगों के पास में जितना आगे की तरफ जाए उतना ही पीछे की तरफ जाए। यानी डायनेमिक टर्म का मतलब है कि वहां पे मोशन होगा, लेकिन वो मोशन कैसा होगा, इक्वल और अपोजिट होगा। जैसे मान लो PCl5 का अपन ने डिकम्पोजिशन कराया और ये PCl3 प्लस Cl2 में कन्वर्जन हो गया। ये रिएक्शन जो है ये दोनों डायरेक्शन में जा सकते हैं। अगर अभी अपन देखेंगे कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होगी, तो PCl5 डिकम्पोज होकर PCl3 और Cl2 में जा सकता है, और PCl3 और Cl2 वापस से कंबाइन होकर PCl5 में जा सकते हैं। तो यदि इसका फॉरवर्ड रेट और यदि इसका बैकवर्ड रेट अगर दोनों बराबर होगा तो मैं कह दूंगा कि ये प्रोसेस जो होगा वो डायनेमिकली इक्विलिब्रियम होगा। और अगर ये किसी केमिकल रिएक्शन में होता है तो इससे बोला जाएगा केमिकल इक्विलिब्रियम। क्लियर है। अब अपन इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखते हैं कि एक्चुअल में इक्विलिब्रियम कौन कौन सी कंडीशंस पर आ सकता है। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को समझने के लिए अपने को रिएक्शंस का टाइप समझना होगा। तो अपन दो तरह के रिएक्शंस यहाँ पर देखेंगे। एक रिएक्शन होगा आप लोगों के पास में रिवर्सिबल रिएक्शन, और एक होगा आपके पास में इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शंस में जाए, ऐसा रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शंस में जाए और रिवर्सिबल होता है। ऐसा रिएक्शन जो केवल एक ही डायरेक्शन में मूव करे उसे इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। तो यानी ये जो रिएक्शन होती है ये एक्चुअल में बाई डायरेक्शनल होती है। ये जो रिएक्शन होती है ये बाई डायरेक्शनल होती है, और ये जो रिएक्शंस होती है ये यूनिडायरेक्शनल होती है। ये केवल एक ही डायरेक्शन में जाएगी, या तो आपका इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा या फिर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भी जा सकता है और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी आ सकता है। तो इस टाइप के जो रिएक्शंस होते हैं ये दोनों डायरेक्शन में मूव करते हैं, इसलिए इनको बाई डायरेक्शन बोलते हैं।
और इरिवर्सिबल रिएक्शंस होती है ये केवल एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, इसलिए इन्हें यूनिडायरेक्शनल बोला जाता है। अब बात आती है कि अपने को इक्विलिब्रियम कहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अपन बात करें कि इक्विलिब्रियम जो होता है वो एक बैलेंस कंडीशन होती है, और बैलेंस कंडीशन कब होगी, जब दोनों तरफ से अपने को इक्वल मिलेगा। तो अगर ये ए जो रिएक्टेंट है वो अगर लगातार बी में जाता रहेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये रिएक्शन क्या होगी, खत्म हो जाएगी। तो जो रिवर्सिबल रिएक्शंस जो होती है ये आप लोगों के पास में कभी भी एंड नहीं होता, यानी इनका ये रिएक्शंस कभी भी कंप्लीट नहीं होती, एंड नहीं होता, ये रिएक्शंस कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। लेकिन ये जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस है ये एक ही डायरेक्शन में जाती रहती है, एक ही डायरेक्शन में इनका प्रोपगेशन होता रहता है, इसलिए ये रिएक्शंस जो होती है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है। इसलिए जो रिएक्शंस होती है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है। तीसरी बात करें, अगर ये रिएक्शंस कंप्लीट हो जाएगी, यानी ये रिएक्शन केवल एक ही डायरेक्शन में जाएगी, तो दूसरे डायरेक्शन से इसके पास में कुछ भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि इस टाइप की रिएक्शंस में कभी भी इक्विलिब्रियम देखने को नहीं मिलेगा। ये जो रिएक्शंस होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन जो होती है, वो अगर दोनों डायरेक्शंस में जाएगी तो दोनों डायरेक्शन में जाने के कारण इसके पास दोनों तरफ से एक्टिविटी होगी, और दोनों तरफ से एक्टिविटी होगी तो हो सकता है इसमें कोई ना कोई बैलेंस कंडीशन आ जाए। तो ये जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है इनमें इक्विलिब्रियम की कंडीशंस देखने को मिलती है। ये रिएक्शंस जो होती है कभी भी एंड नहीं होगी, यानी कभी भी कंप्लीट नहीं होती, और ये रिएक्शंस लगातार चलती रहती है, दोनों डायरेक्शन में चलती है, इसलिए बाई डायरेक्शनल होता है, और इनमें इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है। ये जो रिएक्शंस जो होती है ये सिंगल डायरेक्शन में जाती है, यूनिडायरेक्शनल होती है। ये रिएक्शंस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है, और एक ही डायरेक्शन में जाने की वजह से इनमें कभी भी इक्विलिब्रियम देखने को नहीं मिलता है। तो यानी अपन इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे, और इक्विलिब्रियम हमेशा कहाँ देखा जाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शंस में। तो इस चैप्टर में जितने भी रिएक्शंस अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे वो सारी की सारी कैसी होगी, रिवर्सिबल रिएक्शंस होगी। बात करते हैं इस चैप्टर में आगे बढ़े कि इक्विलिब्रियम कंडीशन अपन ने देखी, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल कंडीशंस अपन लोगों ने, रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन अपन ने देख लिया, और अपन ये pता लगा लिया कि रिवर्सिबल रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। अब इस चैप्टर में आगे चलते हैं। तो सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं अपन लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन को पढ़ने से पहले अपन रेट के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि रेट क्या होता है। तो जैसे आप लोगों ने वेलोसिटी पढ़ा होगा, तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, और स्पीड क्या होता है, चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। जब भी वेलोसिटी की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा, और जब भी स्पीड की बात होगी तो वहां पर डिस्टेंस आएगा। लेकिन अपने को ना तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और ना ही अपने को यहाँ पे डिस्टेंस चाहिए, और ना ही अपने पास में यहाँ पे कोई वेलोसिटी होगी। तो अपन रेट के बारे में पढ़ते हैं कि रेट क्या होता है। तो अपने पास में कोई केमिकल रिएक्शन होगी, और केमिकल रिएक्शन होगी तो अपने पास में यहाँ पर एक जो नॉर्मल केमिकल टर्म आता है यानी कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पढ़ें। तो रेट जो होता है वो होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, यानी डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये हो जाता है आप लोगों के पास में रेट। रेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, यानी डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। This means C2 minus C1 divided by T2 minus T1. Final condition, final concentration minus initial concentration divided by final time minus initial time. और initial time अपन रिएक्शन को 0 से स्टार्ट करते हैं, इसलिए ये कितना आ जाता है अपने पास में, 0 आ जाता है। तो अगर अपने पास कोई रिएक्शन 5 मिनट में कंप्लीट हो रही है, 5 मिनट के बाद हो रही है, तो यहाँ पे 5 minus 0 हो जाएगा। और अगर रिएक्शन को अगर 1 मिनट से स्टार्ट करके 5 मिनट तक ले जा रहे हैं तो फिर यहाँ पे 5 minus 1 आ जाएगा। समझ में आ रही बात। अगर रिएक्शन को बिल्कुल वेरी इनिशियल से स्टार्ट कर रहे हैं तो वो तो हो जाएगा 5 minus 0, और रिएक्शन को अगर किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद स्टार्ट कर रहे हैं तो T1 की जगह वो पर्टिकुलर टाइम आ जाएगा। क्लियर है बात।
तो ये होता है आप लोगों के पास में रेट, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। अब यहाँ पर रेट जो होगा वो अपने पास में दो तरीके से हो सकता है, या तो रेट रिएक्टेंट के टर्म में ले लें या रेट अपन प्रोडक्ट के टर्म में ले लें। जैसे यहाँ पर अपन ने लिया कि 2a प्लस b कन्वर्ट्स इनटू 3c प्लस 4d। अब अगर अपने को यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट जो रेट जो अगर अपने को रिएक्टेंट के टर्म में लिखनी है तो रिएक्टेंट के टर्म में ये हो सकता है माइनस के dA/dt, रिएक्टेंट के टर्म में ये होगा माइनस के dB/dt, ये हो जाएगा आप लोगों के पास में dC/dt और ये जाएगा d/dt। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान से समझे, वैसे आप लोगों को केमिकल काइनेटिक्स में ये पता होगा A और B आप लोगों के पास में यहाँ पे रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट किसी भी रिएक्शन में लगातार क्या होते हैं, कंज्यूम होते रहते हैं। तो A और B अगर रिएक्शन में कंज्यूम होते रहेंगे तो इसका मतलब है इनका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता रहेगा। तो इनके लिए मैंने माइनस साइन इस्तेमाल किया, यहाँ नेगेटिव साइन शोज दैट देयर इज डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स। C और D यहाँ पे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का लगातार फॉर्मेशन होगा, इसलिए इनका रेट मैंने पॉजिटिव लिया है, ठीक है। यानी नेगेटिव साइन यहाँ पर दिखा रहा है कि डिसअपीयरेंस का रेट, और पॉजिटिव साइन यहाँ पर दिखा रहा है अपीयरेंस का रेट या फॉर्मेशन का रेट। तो ये जो रेट हुई, इस रेट को बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A। ये A के डिसअपीयरेंस का रेट है। वैसे ही सेम ये हो जाएगा B के डिसअपीयरेंस का रेट, ये C के फॉर्मेशन का रेट, और ये D के फॉर्मेशन का रेट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म में अपन रेट काउंट कैसे करेंगे? जब भी रिएक्टेंट होगा तो रिएक्टेंट के लिए अपन हमेशा बात करेंगे कि उसका डिसअपीयरेंस हो रहा है, तो उसके लिए डिसअपीयरेंस का रेट आएगा। जबकि जब भी बात करेंगे प्रोडक्ट की तो प्रोडक्ट में हमेशा फॉर्मेशन होगा, इसलिए उसका फॉर्मेशन का रेट या अपीयरेंस का रेट आएगा। तो ये तो हो गया कि किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के टर्म में रेट को एक्सप्रेस करना। तो दो तरह की रेट होगी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन। अब बात आती है कि इस पूरे रिएक्शन के लिए रेट कैसे लिखा जाए, यानी रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने का तरीका है, तो मैंने यहाँ पे लिखा रेट ऑफ रिएक्शन जब भी लिखेंगे तो ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा, ये उसके पावर, ये रेट ऑफ रिएक्शन जब भी लिखेंगे तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, ये हमेशा उनके डिवाइड में आ जाएगा। तो ये 1/2 कर दिया, यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट 1 है तो ये 1/1 हो गया, ये 3 है तो ये 1/3 हो गया, ये 4 है तो ये 1/4 हो गया। तो अब ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। यानी रेट ऑफ रिएक्शन की जब बात करेंगे तो कोएफिशिएंट से आपने वो डिवाइड करना है, रेट ऑफ रिएक्शन की जब बात होगी तो कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है, और अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पूछे तो उसमें केवल आपको dA/dt, dB/dt, dC/dt या d/d ऑफ dt बताना है। अगर प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव आ जाएगा और रिएक्टेंट है तो नेगेटिव आ जाएगा। ध्यान रखिएगा इसको। रेट ऑफ रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, जबकि फॉर्मेशन या डिसअपीयरेंस के रेट में ऐसा नहीं करेंगे। तो ये था आप लोगों के पास में रेट। अब आगे बात करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है? जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, तो सबसे पहले तो अपन एक बात याद रखेंगे कि इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, और इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है रिवर्सिबल रिएक्शंस का हमेशा जिक्र होगा। तो मैंने लिखा यहाँ पे 2a + 3b और इससे गया 4c + 5d। जैसे मैंने ये रिएक्शन लिखी तो इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग अपने पास में दो टाइप का रेट हो जाएगा। ये रेट आगे की तरफ जा रहा है तो अपन इसको बोल देंगे फॉरवर्ड रेट,
ये पीछे की तरफ आ रहा है तो इसको बोल देंगे अपन बैकवर्ड रेट। तो इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन में कहा गया कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट कैसे लिखेंगे, तो फॉरवर्ड रेट लिखेंगे, इसके रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं, ए, और रिएक्टेंट कौन कौन सा है दूसरा, बी। रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन, और हमेशा जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वो उनकी हमेशा पावर में आ जाएगा। ध्यान से देखिए, लॉ ऑफ मास एक्शन में अपने को क्या करना है, फॉरवर्ड रेट यानी ये 2a + 3b मिलकर 4c + 5d बना रहे हैं, तो यानी फॉरवर्ड कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो फॉरवर्ड में अपने को क्या करना है, फॉरवर्ड रेट लिखी तो मैंने a × b, और ये जो आपके पास में ब्रैकेट है ये कॉन्सेंट्रेशन शो करेगा, तो a का कॉन्सेंट्रेशन और b का कॉन्सेंट्रेशन। a का कोएफिशिएंट स्टोइकियोमेट्रिक 2 है तो पावर में 2 लगाया, इसका कोएफिशिएंट 3 है तो पावर में 3 लगाया। सेम ऐसे अपन rb लिख सकते हैं क्या, सेम ऐसे अपन rb लिख सकते हैं, तो rb प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, c × कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b। इसका कोएफिशिएंट 4, ये पावर में 4, और इसका कोएफिशिएंट 5 तो पावर में 5। rf प्रोपोर्शनलिटी को हटाया तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लिए दैट इज kf, ये हो जाएगा a⁴ और ये हो जाएगा b⁴। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे rb हो जाएगा, कोएफिशिएंट ले लिए यहाँ पे kb, और ये हो जाएगा c⁴ और d⁵। ठीक है। अपन ने पहले ही कहा कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो इक्विलिब्रियम में एक बैलेंस कंडीशन होती है, और बैलेंस कंडीशन, तो इस रिएक्शन का बैलेंस कंडीशन कैसे आएगा, इस रिएक्शन का बैलेंस कंडीशन केवल तभी आ सकता है जब फॉरवर्ड रेट इक्वल्स टू बैकवर्ड रेट हो जाए, यानी जितना तेजी से वो आगे जा रहा है उतना ही तेजी से वो पीछे आ रहा हो। अगर फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट अगर इक्वल हो गई तो मैं कह दूंगा कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एट इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, आपको हमेशा ध्यान रखना है एट इक्विलिब्रियम RF = RB। इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, फॉरवर्ड रेट जो होगा वो उसके बैकवर्ड रेट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से अपन फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट को इक्वल कर देते हैं, दोनों को इक्वल करने पर क्या मिलेगा, तो इन दोनों को अपन इक्वल कर दें, तो RF = RB, तो ये हो जाएगा KF × a⁴ × b⁴ equals to KB c⁴ डिवाइडेड बाय d⁵। इसको डिवाइड कर दीजिएगा, KF/KB equals to c⁴ d⁵ डिवाइडेड बाय a⁴ और b⁴। KF means forward rate constant, KB means backward rate constant। KF equals to forward rate constant और KB equals to backward rate constant। KF/KB becomes new constant, that is K, and then this time K is rate constant। K is rate constant। ये फॉरवर्ड रेट का था, ये बैकवर्ड रेट का है, दोनों को डिवाइड किया तो ये है K। ये कंप्लीट रिएक्शन का है, ये कंप्लीट रिएक्शन का क्या है, रेट कांस्टेंट। तो ये हो गया K = तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो इसका कोएफिशिएंट x मान लेते हैं, इसका कोएफिशिएंट y मान लेते हैं। तो आपको हमेशा इसी तरीके से K लिखना है, तो K होता है प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन, और जो उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वो उनके पावर में आ जाएगा। अगर मोर देन वन प्रोडक्ट होंगे तो इस तरीके से लिखना है, अगर मोर देन वन रिएक्टेंट होंगे तो इस तरीके से लिखना है। जैसे अपन एक एग्जांपल तो क्या है, ऐसे देख लेते हैं कि एक्सप्रेस करना किस तरीके से अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे 2SO2 गैस प्लस O2 गैस, इससे बना 2SO3 गैस। इसके लिए K इक्विलिब्रियम कैसे लिखेंगे, तो K इक्विलिब्रियम हो जाएगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, SO3 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट में क्या आ जाएगा, SO2 और O2। अब कोएफिशिएंट्स इनके पावर में लगा, तो SO3 का कोएफिशिएंट 2
SO2 का कोएफिशिएंट 2 और इसका कोएफिशिएंट 1, तो ये हो जाएगा आपके पास में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जैसे आप लोग लिखोगे N2 गैस प्लस 3H2 गैस और इससे लिखा आप लोगों ने 2NH3 गैस, तो इसके लिए K इक्विलिब्रियम आ जाएगा NH3 का कॉन्सेंट्रेशन का पावर 2 डिवाइडेड बाय N2 का कॉन्सेंट्रेशन का पावर 1 और H2 का कॉन्सेंट्रेशन का पावर 3। सिंपल, इस तरीके से अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स लिख सकते हैं। लिखा? एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँ, एक अपन पढ़ते हैं होमोजीनियस, एक अपन पढ़ते हैं होमोजीनियस और एक पढ़ते हैं हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस सिस्टम या हेट्रोजीनियस सिस्टम क्या होगा? तो होमोजीनियस सिस्टम जो होता है, तो इसमें जितने भी आप लोगों के पास में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स होंगे वो सिंगल फेस में होंगे। किसमें होंगे? सिंगल फेस में। तो ये जो होता है आप लोगों के पास में सिंगल फेस सिस्टम होता है। होमोजीनियस हो क्या होगा? सिंगल फेस सिस्टम। और हेट्रोजीनियस होगा, ये होगा मोर देन वन फेस, मोर देन वन फेस सिस्टम। अगर आप लोगों के पास में पूरे रिएक्शन में केवल एक ही फेस हो, सिंगल फेस हो, आइदर इट में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस, कोई सा भी फेस हो लेकिन वो सिंगल फेस होना चाहिए, तो जो आपके पास में मिक्सचर होगा वो होमोजीनियस होगा, अदरवाइज कैसा होगा? हेट्रोजीनियस होगा। ठीक है, अब बात हो रही है यहाँ पे फेस की। तो फेस और सिस्टम आप लोगों के पास में डिफरेंट होते हैं। तो स्टेट तो आपके पास में सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसेस स्टेट हो जाएगा, लेकिन फेस क्या होता है? तो इसको ध्यान से सुनिएगा। फेस क्या होता है? फेस में मैंने एक मिक्सचर लिया और इस मिक्सचर्स को कितने टाइप से, ध्यान से सुनिएगा, इस मिक्सचर को कितने नंबर ऑफ टाइप्स में आप मैकेनिकली सेपरेट कर सकते हो। वापस सुनो, किसी मिक्सचर को मैकेनिकली सेपरेट जितने टाइप्स में किया जा सकता है, इसको मैकेनिकली अपन ने 3 टाइप में सेपरेट कर दिया तो ये 3 फेस सिस्टम हो जाएगा। मैकेनिकली अगर मैंने इनको 2 टाइप से सेपरेट किया तो ये इसका फेस 2 हो जाएगा, और मैंने इसको मैकेनिकली केवल एक ही टाइप से सेपरेट किया है तो इसका फेस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी मैकेनिकली जितने नंबर ऑफ पार्ट्स में, जितने नंबर ऑफ सेपरेबल यूनिट्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं, वो उसका फेस हो जाता है। तो फेस is the number of mechanically separable parts. Phase is the number of mechanically separable parts. यानी मैकेनिकली उसको कितने पार्ट्स में सेपरेट किया जा सकता है, वही आपके पास में फेज हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, फेस और सिस्टम दोनों अलग अलग बातें होती है। फेस और सिस्टम कभी भी एक जैसा नहीं होगा। हो सकता है हमेशा एक जैसा हो सकता है, एक जैसा हो, लेकिन हमेशा कोई कहे कि फेस और सिस्टम हमेशा एक जैसा होता है, ये कोई जरूरी नहीं है। तो फेस इज द नंबर ऑफ मैकेनिकली सेपरेबल पार्ट्स,
यानी किसी भी मिक्सर को आप कितने टाइप से उसको मैकेनिकली सेपरेट कर सकते हो, वो उसका फेस होगा। तो अगर आपके पास में कोई भी सिस्टम है, अगर वो सिंगल फेस में तो होमोजीनियस सिस्टम होगा, और अगर वहां पर मोर देन वन फेस है तो वो आप लोगों के पास में हेट्रोजीनियस सिस्टम होगा। एक एग्जांपल अपन करने की कोशिश करते हैं। तो उससे पहले अपन ये करें कि जैसे अपने पास में गैसियस मिक्सचर, तो पहले अपन ये करें कि गैसियस मिक्सचर है तो ये होमोजीनियस होगा या हेट्रोजीनियस होगा। तो गैसियस मिक्सचर, जैसे इसका एग्जांपल ले ले एयर, तो एयर में तो बहुत सारे डिफरेंट जैसे ऑक्सीजन भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा, और भी कई सारी आर्गन वगैरह कई सारी गैसें होगी। तो गैसियस मिक्सचर में सभी क्या होता है, गैसें होती है, और गैसों को अपन सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये जो मीडियम हो, ये जो मिक्सचर होगा ये हमेशा कैसा होगा, होमोजीनियस, यानी ये हमेशा यहाँ पर कितने टाइप का फेस होगा, सिंगल फेस होगा, क्योंकि सब की सब क्या है, गैस है, और उनको सेपरेट नहीं कर सकते। तो सेपरेट नहीं कर सकते तो उनका फेस कितना हो जाएगा, सिंगल फेस, और सिंगल फेस सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। दूसरा बात करते हैं अपन लिक्विड स्टेट या लिक्विड मिक्सचर। अब थोड़ा ध्यान से देखना, लिक्विड मिक्सचर, तो मैं कहता हूं कि जैसे अपन लोगों ने यहाँ पे वाटर और अल्कोहल को मिलाया, तो क्या वाटर और अल्कोहल को अपन सेपरेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो सेपरेट नहीं कर सकते तो कितना फेस हो जाएगा, वन फेस हो जाएगा, तो कैसा हो जाएगा, होमोजीनियस। दूसरा, जैसे मान लो आप लोगों ने वाटर लिया और वाटर के साथ साथ आप लोगों ने फैट फ्री मिल्क मिला दिया, तो उन दोनों को अपन सेपरेट नहीं कर सकते, तो वो भी कैसा हो जाएगा, सिंगल फेस, और सिंगल फेस हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा, होमोजीनियस। लेकिन मान लो आप लोगों ने अब के बार वाटर के साथ साथ ऑयल को मिक्स किया, तो वाटर के साथ साथ अगर ऑयल को मिक्स करोगे तो अब की बार अपन इनको दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, और दोनों को सेपरेट कर दोगे तो कितना फेस हो जाएगा, टू फेस सिस्टम हो जाएगा, और टू फेस सिस्टम हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा, हेट्रोजीनियस हो जाएगा। तो लिक्विड मिक्सचर जो होगा वो होमो भी हो सकता है और हेटेरो भी हो सकता है। तो लिक्विड मिक्सचर जो होगा वो आपके पास में होमो भी हो सकता है और हेटेरो भी हो सकता है। अगर उनको अपन एक से ज्यादा पार्ट्स में सेपरेट कर दें, तो अपन उनको हेट्रोजीनियस बोल देंगे, और अगर केवल एक ही पार्ट में रहे या उनको सेपरेट नहीं कर सके तो उनको होमो बोल देंगे। होमो जो होता है वो सिंगल फेस सिस्टम होता है, और हेट्रो जो होता है वो मोर देन वन फेस सिस्टम होता है। अब बात करें अपन जैसे इसमें सॉलिड मिक्सचर की। अब सॉलिड मिक्सचर कैसा होगा, तो अपन ने कोई भी दो सॉलिड लिया, दो सॉलिड्स को अपन इजीली सेपरेट कर सकते हैं। इजीली सेपरेट कर देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, मोर देन वन फेस हो जाएगा, और मोर देन वन फेस हो जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा आप लोगों के पास में, हेट्रोजीनियस। समझ में आ गई बात। तो सॉलिड मिक्सचर जो होगा वो हमेशा हेट्रोजीनियस होगा, गैसियस मिक्सचर जो होगा वो हमेशा होमोजीनियस होगा, और लिक्विड मिक्सचर जो होगा वो होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। अगर वो मैकेनिकली अलग अलग पार्ट्स में सेपरेट हो रहा है तो हेट्रोजीनियस, और अगर वो मैकेनिकली सेपरेट नहीं हो रहा तो वो कैसा हो जाएगा, होमोजीनियस। अगर वन फेस सिस्टम हो तो होमोजीनियस, अगर मोर देन वन फेस सिस्टम हो तो हेट्रोजीनियस। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल इसका बताते हैं। आप सब लोग जानते हो कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन। तो कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोजिशन करवाया तो CaCO3 सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू CO सॉलिड प्लस CO2 गैस। आप लोगों से इसमें पूछा है कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि इसमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट ये होगा कि इसमें जो नंबर ऑफ फेस है वो 3 है। करेक्ट स्टेटमेंट ये है कि इसमें नंबर ऑफ फेसेस है वो 2 है। आप लोगों के पास में 2 ही ऑप्शन है, इन दोनों में से बताइएगा कि आप लोगों के पास में कौन सा करेक्ट होगा। तो आप लोगों को यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है, जनरली लोग ये दे देते हैं कि यहाँ पे 2 ही फेस है, एक सॉलिड है और एक गैस है, तो 2 फेस है तो इसका फेस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सॉलिड मिक्सचर होता है वो कैसा होता है, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस होगा तो ये कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड और ये CO सॉलिड, ये 2 फेस बनाएंगे, सिंगल फेस नहीं बनाएंगे। कितना बनाएंगे, 2 फेस।
तो 2 फेस तो ये हो गए और एक ये फेस हो गया, तो कितना फेस हो जाएगा? 3 फेस सिस्टम। तो ये आप लोगों के पास में 2 फेस सिस्टम नहीं होगा, ये आप लोगों के पास में 3 फेस सिस्टम होगा। बात क्लियर है? जैसे एक और एग्जांपल, PCl5 डिकम्पोज इनटू PCl3 प्लस Cl2 गैस। अब आप लोग जानते हो ये सारा का सारा सब कुछ गैसियस है, और गैसियस मिक्सचर जो होता है वो कैसा होता है? होमोजेनियस। और होमोजेनियस होता है वो कैसा होता है? सिंगल फेस सिस्टम। तो इसमें फेस कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इसमें फेस कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो आपको भी ध्यान देना है कि ऐसा नहीं करना कि इसमें सॉलिड को 2 बार गिना है तो इसमें गैसों को भी 2 बार 3 बार गिन लिया जाए। तो ये गैस के टर्म में हमेशा 1 काउंट होगा, और सॉलिड हमेशा क्या बनाते हैं? हेटेरोजेनियस, इसलिए इनको 2 बार काउंट किया। अब बात करते हैं कि जो आपके पास में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, जो आपके पास में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किस किस टाइप से लिखा जा सकता है, या कितने टाइप से इसमें ऑपरेशंस कर सकते हैं? तो अपन इस पर लिखते हैं कि ऑपरेशंस ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम पर ऑपरेशन से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला ऑपरेशन आता है, जैसे मान लो आप लोगों ने A से B, ये कोई रिएक्शन है, और इस रिएक्शन का अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, तो वो आपसे पूछता है कि बताइए B से A में जाएंगे तो क्या होगा। तो देखो रिएक्शन को रिवर्स किया, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो रिएक्शन को रिवर्स किया, रिएक्शन को रिवर्स करने पर उसका रेट कांस्टेंट क्या होगा? 1/, हो जाएगा। तो इसका नया जो आएगा K1 डैश, वो क्या आ जाएगा? 1/K1। और वैसे भी आप लिखना चाहते हो K1 कितना हो जाएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अभी बताया कितना होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो इसका प्रोडक्ट कितना आएगा? B/A। और जबकि इसका नया कांस्टेंट इसका लिखोगे तो क्या लिखोगे? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो दिस इज B/A इज K1, तो A/B इज 1/K1। तो अगर किसी रिएक्शन को रिवर्स करते हैं, तो उसका रेट कांस्टेंट 1/प्रीवियस 1 हो जाता है। ठीक है। दूसरा A प्लस B, इससे बनाया आप लोगों ने C प्लस D, इसका कांस्टेंट है आपके पास में K1, और P प्लस Q, और इससे बना R प्लस S, और इसका इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपके पास में K2। ठीक है। दोनों रिएक्शंस को अगर ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा? तो दोनों रिएक्शंस को अगर ऐड करोगे तो ये बनेगा A प्लस B प्लस P प्लस Q कन्वर्ट इनटू C प्लस D प्लस R प्लस S, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपने को पता करना है। तो याद रखिएगा, अगर किसी रिएक्शन को रिवर्स करें तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/, हो जाएगा। अगर दो रिएक्शंस को अगर ऐड कर दिया जाए तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होंगे वो आपस में क्या होंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होंगे? आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो K क्या हो जाएगा? K1 इनटू K2। ये सेकंड ऑपरेशन। थर्ड ऑपरेशन आता है जैसे 2A, और इससे बना 3B, और एक ले लिया 2P, और इससे बना 2Q। अब इन्होंने कहा कि इस 1 वाली में से 2 को माइनस करो तो इसका कांस्टेंट K1 और इसका कांस्टेंट है K2। तो 1 माइनस 2 किया, यानी फर्स्ट वाले रिएक्शंस में से इसको माइनस कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 2A माइनस 2P इक्वल्स टू 3B माइनस 2Q। तो ये हो जाएगा 2A प्लस का 2Q, ये हो जाएगा 3B प्लस का 2P। यानी अपन लोगों ने क्या किया? अगर रिएक्शन को रिवर्स करें तो रेट कांस्टेंट 1/, रिएक्शंस को अगर ऐड करवा दें तो रेट कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। रिएक्शंस को अगर आप लोगों ने सब्ट्रैक्ट करवा दिया तो क्या हो जाएगा? जो नया कांस्टेंट आएगा, अब इसका जो नया कांस्टेंट आएगा K, वो आ जाएगा K1/K2। यानी आपने
लोगों ने सेकंड रिएक्शंस को सब्ट्रैक्ट किया था, सेकंड रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट किया था, तो सेकंड रिएक्शन सब्ट्रैक्ट में डिवाइडेड बाय K2 यानी उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया। अगर दो रिएक्शनों को ऐड करोगे, अगर दो रिएक्शनों को ऐड करोगे तो उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, और दो रिएक्शंस को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिवाइड हो जाएंगे। क्लियर है बात? अगर क्या होता, आप लोगों ने सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दिया होता तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दिया होता तो K इक्विलिब्रियम क्या हो जाता था, K2 बाय K1 हो जाता, यानी जिसको माइनस करेंगे वो क्या हो जाएगा आप लोगों के पास में, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास में थर्ड ऑपरेशन। फोर्थ ऑपरेशन की बात करते हैं। जैसे आपके पास में a प्लस बी से c प्लस डी लिखा हुआ है और इसका रेट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपके पास में 49 है। कितना है? 49। अब आप लोगों ने क्या किया, इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b और ये हो जाएगा 2c प्लस 2d। तो अब जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो क्या आएगा, पुराने वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का पावर 2 हो जाएगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाया, किस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये इसका स्क्वायर हो गया, अगर 3 से मल्टीप्लाई करवाते तो इसका क्यूब हो जाता। और लास्ट ऑपरेशन इसमें आता है, जैसे आप लोगों के पास में 2a प्लस 3b से ये बना 4c प्लस 5d और इसका K इक्विलिब्रियम जो है आप लोगों के पास में वो है 48। अब आप लोगों ने इस रिएक्शन को इसमें 2 से मल्टीप्लाई करवाया था, अब इसमें 2 से डिवाइड करवा दिए, तो 2 से डिवाइड करवाया तो ये बना a प्लस 3/2b, ये बना 2c प्लस 5/2d। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 पावर में चला गया, 3 से मल्टीप्लाई करते तो 3 पावर में चला जाता। इसमें आप लोगों ने 2 से डिवाइड करवाया, तो डिवाइड करवाओगे तो पावर में क्या आ जाएगा 1/2। मैं आप लोगों को देखो इसमें थोड़ा सा ध्यान सुनो, मैं एक बात बोलता हूँ, 2 से डिवाइड करना या 1/2 से मल्टीप्लाई करना, बात एक ही है। 2 से डिवाइड करना या 1/2 से मल्टीप्लाई करना, बात एक ही है। तो मैं जानता हूं कि मैंने इसको 2 से डिवाइड किया है या फिर 1/2 से मल्टीप्लाई किया है, और जब भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो नंबर उसके पावर में आ जाता है। तो मैंने इसको 2 से डिवाइड किया है या फिर हाफ से मल्टीप्लाई किया है, तो हाफ से मल्टीप्लाई किया है तो पावर हाफ, पुराने वाले का पावर हाफ। अगर मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया होता तो इसकी पावर आ जाती 1/3। अगर मैंने इसको 4 से डिवाइड किया होता तो इसकी पावर आ जाती 1/4। 4 से डिवाइड करना या 1/4 से मल्टीप्लाई करना बात सेम है। 2 से डिवाइड करना या 1/2 से मल्टीप्लाई करना बात सेम है। 3 से डिवाइड करना या 1/3 से मल्टीप्लाई करना बात सेम है। तो ये 5 ऑपरेशंस है, तो इनको अपन थोड़ा समराइज कर लेते हैं। किसी भी रिएक्शन को अगर आप रिवर्स करोगे, तो उसका रेट कांस्टेंट 1 हो जाएगा। दो रिएक्शनों को अगर आप ऐड कर रहे हो तो उनके रेट कांस्टेंट गेट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। दो रिएक्शनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उनके रेट कांस्टेंट आपस में डिवाइड हो जाएंगे। अगर पहले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट किया है तो K1/K2, दूसरे में से पहले को सब्ट्रैक्ट किया है तो K2/K1। तीसरा है, अगर किसी रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर उसके पावर में चला जाएगा, और किसी रिएक्शन को अगर आप लोग किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो वो नंबर उसका पावर में जाएगा, लेकिन कैसा जाएगा 1 होकर पावर में जाएगा, लेकिन कैसा जाएगा 1 2 से डिवाइड किया है तो पावर में कैसा चल गया 1/2। 3 से डिवाइड करते तो पावर में कैसा चल जाता 1/3। 4 से डिवाइड करते तो पावर में कैसा चला जाता 1/4। 3 से मल्टीप्लाई करते तो पावर में 3, 4 से मल्टीप्लाई करते तो पावर में 4। मल्टीप्लाई करने पर डायरेक्ट नंबर चला जाएगा पावर में ऐसे कैसा, और डिवाइड करने पर पावर में जाएगा लेकिन कैसा 1 होकर जाएगा। 3 से डिवाइड किया तो 1/3 होकर जाएगा, 4 से डिवाइड किया तो 1/4 होकर जाएगा।